नमस्कार दोस्तों। झारखंड में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। और ये एक ऐसी समस्या बन गई है कि जिसका सॉल्यूशन अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिल्ली में कुछ समय पहले जंतर मंतर में भयानक प्रदर्शन हुआ। उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो खत्म हुआ। तो नया मोर्चा झारखंड में खुला हुआ और बहुत तीव्र है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। मसला ये है कि एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, जॉब में नहीं है अपॉर्चुनिटी, या नौकरियों में गड़बड़ हो रही, जो नौकरी के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें गड़बड़ हो रही है। झारखंड में तो इसी को लेकर के आंदोलन है। और इसमें तमाम छात्र छात्र संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, सब कुछ इसमें जुट गए हैं। और जंतर मंतर का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये आंदोलन और ज्यादा तेजी से चल रहा है। अगर आपने उसका एल्गोरिदम देखा होगा तो इस समय एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें, सीजेपी से जुड़ी हुई चीजें बहुत बड़े पैमाने पर आपके एल्गोरिदम में आ रही हैं। बट जैसा कि मैंने चर्चा का टॉपिक दिया है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज ओके, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रोटेस्ट तो सबने कर लिया, प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्तीफा हो रहा है, और इस्तीफे ले लीजिए आप, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या इस्तीफा लेना सॉल्यूशन है? नीट का एग्जाम बहुत क्लीन तरीके से हो जाए वो सॉल्यूशन है? या बात इससे कहीं आगे जा चुकी है, जिसका जिक्र मैं अपने लगातार विजय त्रिवेदी के शो में कर रहा हूं कि सॉल्यूशन पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोटेस्ट पे बात हो रही है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सबको सिर्फ दिख रहा है कि एक वोट बैंक है ये जेन जी 14 से 29 साल वाला, इसको कैसे हम कैप्चर करें। कोई सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहा है। इसको समझने के लिए कुछ हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि हम जो हम सोच रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में उसके क्या प्रयोग हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे मित्र डॉक्टर धीरज कौल हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से ही हैं, अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर हैं। और हमारी इनकी बहुत लंबी इस पर चर्चाएं होती रहती है। एआई पे पूरी सीरीज हमने इस पर कर रखी है। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने इनसे कहा कि चलो इसी पे डिस्कस करते हैं कि ये जो नीट का पूरा मामला शुरू हुआ और अब झारखंड में चल रहा है, देश भर में चल रहा है, ये प्रोटेस्ट तो ठीक है, लेकिन क्या हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ हम उस प्रॉब्लम को और एग्रीगेट करके दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ये समस्या है, सॉल्यूशन पर भी बात नहीं हो रही। धीरज जी, आपका फर्स्ट टेक क्या है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन में पिछले 15 साल से स्टूडेंट्स को, जो भारत से भी आते हैं, कई एमबीबीएस एमडी करके, उनको हम लोग ट्रेन करते हैं, नर्सेस को, पीएस को और टेक्स को। तो अलग अलग हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी फैमिली की। सो प्रोवाइडिंग राइट एजुकेशन इज़ वेरी एम्पावरिंग। माय हार्ट गोज आउट टू द स्टूडेंट्स। देखिए, मेडिकल आपको पता ही है, प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कहीं पे भी आप दुनिया में पढ़े, मेडिकल इज नॉट एन इजी प्रोफेशन टू पिक, और बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और मेडिकल स्कूल में घुसने के लिए भी आपको काफी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। कई देशों में वो इतनी इंटेंस नहीं होती, कई देशों में वो बहुत इंटेंस होती है, जैसे कि भारत। तो जो बच्चे 2-1 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, जब उनको पता लगे एग्जाम लीक हो गया, तो उनकी परिवारों के ऊपर भी बहुत एक तरीके की मुसीबत गिरती है, साथ में उनके ऊपर भी गिरती है, और कईयों का साल-साल वेस्ट हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन अभी हमने भारत में जो देखा। तो मैं आपको कुछ कंटेक्स्ट में, जैसे आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि इनके सॉल्यूशंस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू। और मैं थोड़ा-सा इसका रिकैप, आपके अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट में करना चाहूँगा, क्योंकि आई स्टडीड इट। और मैंने बड़ा इसको देखा कि ये इश्यू क्या है। तो भारत के अंदर तकरीबन 22 लाख बच्चों ने, 22 लाख 79,000 अप्रॉक्सिमेटली बच्चों ने ये दिया था। और जो लीक हो गया, उसके बाद 20 लाख ने दिया। तो तकरीबन 10% लोगों ने दिया नहीं। क्या मतलब, उनका प्रिपरेशन नहीं थी, या एंग्जाइटी डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे थे, या दे लॉस्ट द फेथ इन द सिस्टम। तो 10% ने ड्रॉप आउट कर दिया और 20 लाख ने दिया। और क्वालिफाइंग स्कोर्स इसका बहुत ही नॉमिनल है। तो 11,21,000 लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, जो कि मुझे लगता है, जो बाकी एज एन एजुकेशनिस्ट 9 लाख लोग इसे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। आई डोंट थिंक दे आर सीरियस कैंडिडेट्स टू गेट इनटू मेडिकल स्कूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है शायद वो ना देते और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ करते, तो बेटर यूज ऑफ देयर टाइम होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जरूरी जानना है कि ये टोटल सीट्स कितनी है। जो 22 लाख लोग बैठ रहे हैं, 1,36,939 सीट्स हैं जो हमने देखा, और 823 कॉलेजेस में है।
जिसमें 63,296 गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और 73,643 प्राइवेट और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये पूरे भारत से अगर आप इसका निचोड़ निकालें तो 1,36,000 ही सीट्स हैं, जिसमें 63,296 ऐसी सीट्स हैं जो कि गरीब बच्चे पढ़ पाए, जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, और उसमें 50% के करीब रिजर्व्ड है। तो अगर आप एक कॉमन उसके अंदर आते हैं तो 31,000 32,000 आपके पास स्पॉट्स हैं। अब उस 32,000 में आप फर्स्ट अटेम्प्टर्स को अगर हटा दीजिए तो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट चल रहा है। तो इट्स अनफेयर कंपटीशन, कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं। और मुझे लगता है पॉलिसी को इसको देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ डेंटल पोजीशंस हैं जो कम है, 27,000 है। कुछ आयुष की, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, जिसकी ज्यादा डिमांड है नहीं, फिर भी 53,000 है। काफी सीट्स हैं और कई तो उसमें खाली बच जाती हैं, लोग जाना नहीं चाहते। बीबीएस वेटरनरी साइंस की 6,000 है। तो ये तकरीबन तकरीबन पड़ती हैं। और मैंने आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपको एक नंबर दिखाना चाहूंगा जो सरकारी है 63,296। इट कम्स बैक टू मनी। आप तो फाइनेंशियल चैनल में आए, चलाया है आपने, तो आप जानते हैं तकरीबन साल की फीस 6,000 रुपए, विच इज लेस देन $100, बिटवीन 6,000 और 2.5 लाख। आप गवर्नमेंट अगर किसी ऐसे कॉलेज में जाएंगे, ये सिर्फ ट्यूशन की फीस है, रहना खाना पीना ऑब्वियसली दैट इज वेरी डिफरेंट। तो आपका पूरे 5 साल के एमबीबीएस के कोर्स में 50,000 से 12 लाख 10 लाख का खर्चे में आप कॉलेज कर जाएंगे, और वो भी सरकारी आपको लोन मिल जाता है अगर आप बहुत गरीब हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर आप ट्यूशन फीस देखें जो गवर्नमेंट कोटा की होती हैं, उसमें भी 2 लाख है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं, 2 से 8 लाख उनकी पर ईयर की फीस होती है। फिर जो मैनेजमेंट कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें 10 लाख है। सो यू कैन सी कहाँ 6,000 और कहाँ 10 लाख प्रति प्रति साल। 10 लाख से 26 लाख। और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें 15 से 50 लाख पर ईयर, या 15 से 25 लाख पर ईयर। तो बहुत बड़ी वैरायटी है। और मैं बात कर रहा हूँ नीट यूजी की, अंडर ग्रेजुएट। जब आप नीट पीजी की बात करेंगे तो फ्यू टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे रेडियोलॉजी में 2.5 करोड़। तो मैं तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने, अगर एमबीबीएस तो बेसिक डिग्री है, एमडी, और मैंने 4 डीएम किए हैं। तो भारत में एक डीएम करने में भी बहुत लोगों का समय, बहुत कॉम्पिटिटिव और अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन छात्रों का क्लियर कट इसमें दिखाई देता है जो आपने सवाल पूछा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, वरना पब्लिक को फेथ उठ जाएगा एग्जामिनेशन। धीरज जी, इससे ज्यादा पैसे तो इस पे भी खर्च होते हैं कि उसकी तैयारी में, बहुत नीट की अच्छा कोचिंग में। अभी किसी ने एस्टिमेट करके, शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कहना था कि हमारे शिक्षा बजट के बराबर लगभग उतने खर्चा इधर भी होता है। बिल्कुल। पूरे देश में लोग तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए उसकी फीस दे रहे हैं, स्कूल की फीस, ये फीस वो फीस। तो ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज बनती जा रही है। और नॉट ओनली इन द नीट, अब जॉब के जो इतने एग्जाम हो रहे हैं वहां पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी जॉब्स को दिक्कत। झारखंड में तो पूरा जॉब वाला ही मामला चल रहा है, वहां नीट का नहीं जॉब का मामला चल रहा है कि वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में लीक हुए, कर्नाटक में लीक हुए, राजस्थान में लीक हुए, एवरीवेयर, महाराष्ट्र में लीक हो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि हम लोगों ने ये तो समझा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल है, इस पर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो। हम ये समझना चाहते हैं कि एक तो मुझे बहुत बेसिक समझाइए कि अमेरिका में कैसे होता है एग्जाम की जहां लीक नहीं होता या वहां इस तरह के इश्यूज नहीं खड़े होते हैं। तो फिर इसके आगे फिर हम लोग बात करें कि सोल्यूशन क्या हो। पहले अमेरिका में बताइए वहां कैसे होते हैं एग्जाम। ठीक है। मैं उससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, वो ये कि हमारे जो मेडिकल एंट्रेंस के भारत के अंदर एग्जाम्स हैं, आप ये मत भूलिए कि मुझे ये बोलना जरूरी है कि जो 16 साल का बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका मेंटल लेवल टू एंडोर स्ट्रेस बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू जो 22 साल का लड़का अमेरिका में अंडरग्रेड करने के बाद कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बच्चों को भारत में पढ़ाता भी हूँ, यहाँ पे भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो मैं बार बार पेरेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि कई बार बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो जो आत्महत्या हुई है 22 बच्चों की, उसका कोर इशू एग्जाम लीक के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉलिंग बिटवीन द क्रैक्स है। वो इमेंस प्रेशर है जो ये बच्चे अपने कंधे पे लेके पढ़ते रहते हैं। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने उस तरफ पॉइंट आउट किया। एक पूरा माफिया चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन माफिया, जिसका पूरा काम है एक गोल्डन ड्रीम दिखाने का
बच्चे को यूपीएससी का एग्जाम, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम, एक पूरी जनरेशन एग्जाम प्रिपरेशन में 5-5, 7-7, 8-8 साल अपनी लाइफ खत्म कर रही है, अपने पेरेंट्स के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रही है, डिप्रेशन एंजाइटी के थ्रू गुजर रही है, ये जानने बगैर कि आर दे इवन एबल टू गेट इनटू दैट एग्जाम। क्योंकि देखिए हर किसी के अंदर गुण और अवगुण है। कई लोग आर नॉट मेंट फॉर सर्टेन एग्जाम्स, सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर दिस प्रोफेशन। आपके अंदर से अगर कॉलिंग नहीं है, और 12th फेल मूवी दिखा दिखा के आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड तक तो ठीक है, लेकिन आप वो 999 लोगों की स्टोरीज भी तो दिखाइए। अगर आप एक आदमी की दिखा रहे हैं कि उसकी ऊपर क्या गुजरी आफ्टर ही स्पेंड 6 years ऑफ हिज लाइफ, हो सकता है वो कुछ और कर सकता, एंटरप्रेन्योर बन सकता था, टीचर बन सकता था, पुलिस में जा सकता था। सो एक तरीके की भेड़ चाल क्रिएटेड है, और जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और ये आपने जंतर मंतर पे देखा, लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही थी, क्योंकि सॉल्यूशन पे कोई नहीं बात कर रहा। अब मैं आपके जो सवाल आपने पूछा, और हाँ ये एक बात बड़ी जरूरी है, एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है किताब खरीदना, वहां पे आपको रहना है, खाना है, पीना है, सेल फोन का खर्चा, मोबिलिटी का खर्चा, कपड़े का खर्चा, आने जाने का खर्चा, पेरेंट्स का स्ट्रेस, पेरेंट्स को छुट्टी लेनी पड़ती है, अगर आप बीमार हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे खर्चे मिलते हैं। और ये 22 लाख लोग जो पढ़ रहे हैं, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करिए, एक साल का खर्चा, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लग रहा है 2, 2.5, 3 लाख से कम तो क्या होता होगा जो दिल्ली में रह रहा है बच्चा, या 2 लाख रुपए भी, तो आप नंबर्स का कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आप 22 लाख, मे बी $10 billion एंड अबव, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शायद बोला भी था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट और सिस्टम को सोचना पड़ेगा, इज इट वर्थ पुटिंग सच अ नंबर ऑफ पीपल फॉर सम, कोई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं, या जो मर्जी चाहे एग्जाम देता रहे। ये इलेक्शन तो है नहीं कि आप जिंदगी भर एक एक इलेक्शन लड़ते रहें, लोगों का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है। तो डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट इट। इससे पहले कि आप हमें यूएस का एग्जाम सिस्टम बताएं, मैं एक चीज बता दूं कि जो आदमी बन भी गया करोड़ों रुपए खर्च करके, डॉक्टर 10 साल पढ़ाई करके, क्लोज टू 1 CR खर्च करके, वो उसकी रिकवरी भी तो चाहेगा ना, आरओआई भी तो चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना। फिर उसके आगे की कहानी हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं क्या होती है, बिल्कुल, तो आरओआई भी वैसे ही वसूला जाएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और मेरे से अगर आप पूछे तो मुझे तो लगता है कि हेल्थ, एजुकेशन और रिलीजन, दिस शुड बी नॉन फॉर प्रॉफिट, पर अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा था, मैं उस पर आता हूं। देखिए अमेरिका का कंपटीशन देखिए, कहां 22 लाख लोग और 1,30,000 स्पॉट्स, और पूरे अमेरिका के अंदर हर साल 1 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। 1 लाख, ओनली 1 लाख, दैट्स इट, 1 लाख। 85,000 to 1 लाख लोग बैठते हैं, पिछले साल का आंकड़ा दे रहा हूं, और हमारे पास स्पॉट है 23,000, मतलब 23%। 23,000 बच्चे, अभी आप आगे सुनिए, 23,440 स्पॉट्स हैं पहले साल, मतलब एमडी के, और डीओ एक और चीज है जो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, उसके 9,000 के करीब स्पॉट्स हैं। तो कुल मिला के अगर आप ऐड कर लेंगे तो 32-33,000 के करीब हमारे स्पॉट्स मिलके बनते हैं। तो तकरीबन इसके अलावा हमारा जो एमकैट का जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, और एमकैट जो एग्जाम होता है, मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करता हूं। हमारा सिस्टम यहाँ पे हाई स्कूल जो है वो 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th इज ऑल्सो नाउ एडेड। तो जो 12th का बच्चा है वो 12th के दौरान अपने कॉलेज का एग्जाम देता है, जिसे एसएटी बोलते हैं, एसएटी स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एसएटी क्लियर करने के बाद बच्चे का एक्सेप्टेंस होता है कॉलेज के अंदर। फिर वो कॉलेज 4 साल पढ़ाई करता है, वो 4 साल के अंदर वो साइंस सब्जेक्ट लेता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो हमारे उसमें आते हैं, जिसने आर्ट्स ले रखा है, म्यूजिक लिया है, लिटरेचर लिया है, लेकिन 1 साल के बाद उसे लगा यार मेरे को तो बायोलॉजी अच्छी लगेगी, लेट मी टेक अ क्लास। वो क्यों लगी? क्योंकि उसका फ्रेंड बायोलॉजी में पढ़ रहा था, उसने एक ऑप्शनल क्लास 2nd ईयर में ली, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने बोला मैं ये करूंगा। या वाइस वर्सा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, 1 साल उसने बायोलॉजी की क्लासेस ली, एनाटॉमी की ली, और उसने बोला नहीं मुझे तो ये क्या कहते हैं, सॉइल या एग्री प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्ट है, मैंने एग्री की प्रोडक्ट ली, या मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन दोस 4 years। और वो जो 4 साल यहाँ कॉलेज के होते हैं, मैं उसको बहुत बहुत एक अच्छा सिस्टम मानता हूँ, जो आपको आपकी विजन खोल देता है, आपको एक ब्रॉड एक्सपोजर देता है कि दुनिया में और क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो मेडिसिन में जाना चाहते थे लेकिन बायोटेक इंजीनियरिंग में चले गए,
या जो मेडिसिन में जाना चाहते थे पीएचडी में चले गए, या वाइस वर्सा, या कॉम्बिनेशन में, तो वो बच्चे इवेंचुअली सिलेक्ट करते हैं। फिर वो उनका जो फाइनल ईयर हो जाता है, उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हम लोग एमकैट बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, और वो हमारा जनवरी से सितंबर तक कभी भी आप दे सकते हैं। 30 बारी होता है, जनवरी से सितंबर तक 30 बारी होता है, और प्रोमेट्रिक सेंटर में आप डेट पिक करिए, साल में 30 डेट्स मिलेंगी आपको, जब मर्जी जाके दीजिए। 30 टाइम्स? 30 टाइम्स। और वो जो प्रोमेट्रिक सेंटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ओके। इट्स एन इंटरनेट, उसको हैक नहीं कर सकते आप। अमेरिका के जितने भी सीरियस एग्जाम हैं, इंक्लूडिंग लाइसेंशियर, बोर्ड एग्जाम, सब प्रोमेट्रिक सेंटर में होते हैं। और प्रोमेट्रिक सेंटर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड है, उनके अपने सेंटर्स हैं, हैक प्रूफ है, बायोमेट्रिक्स होता है, सब होता है। और एक एग्जाम का पूल का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो यूएसएमएलई एग्जाम्स हैं या बोर्ड एग्जाम है, उसमें 20,000 क्वेश्चन है, जो हर साल फिल्टर होके आउटडेटेड रिमूव होंगे। तो अगर आपको 200 क्वेश्चन 20,000 में से निकालना है, तो वो रैंडमली कंप्यूटर सिलेक्ट करके आपको देगा। आप एग्जाम ले रहे हैं, आपके नेक्स्ट कंप्यूटर पे कोई दूसरा ले रहा है, तीसरा, उसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, उसी पूल में से आ रहा है। उसी पूल में से आ रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम सेटिंग, ये तो सिस्टम ही एलिमिनेट हो जाता है ना। यू कैन नॉट। दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो वहां पे ग्रेजुएशन के बाद, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन एमकैट में बैठते हैं, हमारे यहाँ 12th के बाद बैठते हैं, तो एक तो वो गैप आ गया, एज का भी गैप हो गया। दूसरा आपके यहाँ की वो ग्रेजुएशन के दौरान कुछ भी चेंज करके पढ़ सकता है और फिर वो उसको दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो हाई स्कूल से ही लगा हुआ है बायोलॉजी पढ़ने में और 6 साल पढ़ने के बाद भी नीट नहीं क्लियर हो रहा है। और एग्जाम का सिस्टम ये है कि वो एक इंटरनेट है, जो इंटरनेट से नहीं, हैकिंग संभव नहीं है, और कोई भी आदमी अलग अलग पर्चे दे सकता है। और 30 बार एग्जाम होता है ये स्पैन ऑफ 6, 8, 9 मंथ के बीच में। ये डिफरेंस है यूएस और यूएस में। और दूसरा मुझे लगता है इंटेंट भी नहीं वहां पे कि लीक करा के किसी को पास करा देना है। हाँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, एमकैट तो एक कड़ी है, एक कड़ी है एंट्रेंस की। देखिए, हाँ, एक हुआ मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपका हाई स्कोर आया तो बाय डिफॉल्ट कॉलेज को आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ये किसी को पूछना चाहिए, बिकॉज मैं आपको फैक्ट दे सकता हूं, आपको स्टडीज दे सकता हूं। हर स्टडी ये प्रूव करती है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस डजंट डिटरमिन हाउ गुड ऑफ अ फिजिशियन यू विल बी। करेक्ट। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर। लेकिन कंपैशन, एम्पैथी, डिटेल ओरिएंटेशन, हियरिंग एबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, इसके अलावा अगर आप समझे डिटेल ओरिएंटेशन और रिसर्च एबिलिटीज, ये सब कुल मिला के एक बहुत अच्छा फिजिशियन बनाती हैं। और डाइवर्सिटी रखना, तो इनके पैरामीटर्स को भी चेक करना जरूरी है। एक फिजिकल फिट फिजिशियन बेटर परफॉर्म करता है इवन इन सीइंग पेशेंट्स, बिकॉज योर फिजिकल हेल्थ आल्सो इंप्लिकेट्स। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में टेस्ट एडमिशन लेने के लिए पहला आपने क्लियर किया एमकैट। एमकैट का मान लिया आपने क्वालिफाइंग स्कोर आप ले आए, अब उसके बाद क्या चाहिए? एक छोटी सी बात बताता हूं। अब आप देखिए, आपने एमकैट लिया, 1 लाख बच्चों ने एमकैट लिया, ठीक है। अब वो जो 1 लाख बच्चे हैं, उसमें से 39% ऐसे हैं जो रीटेक ले रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्टर 60,000 के करीब आप पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आप हैरान हो जाएंगे। एमकैट का मीडियन स्कोर है 500, उसके ऊपर सिलेक्शन नहीं होता, 508, 509। तो जिन बच्चों का 500 स्कोर से नीचे है, वो मोस्टली अप्लाई भी नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस रेट 1 लाख ने दिया, 32,000 स्पॉट्स हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो तकरीबन 55-60 हजार लोग ही अप्लाई कर रहे होते हैं मेडिकल कॉलेज में, और 32,000 स्पॉट्स हैं। तो एक्सेप्टेंस रेट तकरीबन 46% के करीब। भारत में देखिए क्या है, 22 लाख और 1,36,000। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एमकैट का जो लास्ट ईयर का स्कोर था 506.3 जिसका आया, और एक स्कोर होता है जीपीए, जो कॉलेज के ग्रेड्स को एक्यूमुलेट करके दिया जाता है। ये 2 स्कोर हम लेते हैं, क्योंकि मैं भी एडमिशन कमेटी में रहा हूं। इसके अलावा हम देखते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी, उनका बिहेवियर कैसा था, कॉलेज के जो रिकमेंडेशंस लेटर हैं वो कैसी थी, फिर उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया। हम लोग सवाल पूछते हैं,
हम लोग जब बच्चा एप्लीकेशन के साथ आता है, देखिए आपने एग्जाम दे दिया, आप अच्छे एग्जाम टेकर हैं, व्हाई शुड आई टेक यू, दैट इज वन क्राइटेरिया, यू शुड प्रूव मी व्हाई शुड आई टेक यू, मैं क्यों दूं आपको ये स्पॉट, जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड एग्जाम टेकर, दैट्स नॉट एनफ। यही प्रॉब्लम है भारत के अंदर, लोगों को रिवॉर्ड किया जाता है टू रीगर्जिटेट फैक्ट्स। अब एआई तो आपसे ज्यादा फैक्ट रिकॉर्ड कर लेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी क्या है, तो दिस सिस्टम इज अ प्रॉब्लम। तो इसके अलावा आपने सोशल वर्क क्या किया है, आपने क्या इनोवेशन, खुद तो इस लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन किस रिसर्च में आपने पार्टिसिपेट किया है, और जिस रिसर्च में आपने पार्टिसिपेट किया, आपका मेंटोर क्या देख रहा था कि आप फ्यूचर में खुद की लेवल की रिसर्च करने की एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स, वो एप्टीट्यूड है। आपने नर्सिंग होम्स में काम किया, हॉस्पिटल में, आपके अंदर एम्पैथी है, कंपैशन है, क्या आप वो डॉक्टर हैं जो गरीब आदमी का फ्री में इलाज करेगा, क्या आप वो डॉक्टर हैं जो अपनी शिफ्ट के बाद भी रुक के अपने दोस्तों की मदद करेगा, पेशेंट को ट्रीट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्या आप वो डॉक्टर हैं जो कि अगर मेडिकल सिस्टम की एक कॉल होगी, जैसे कोविड पेंडेमिक आया, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फेटर्निटी के लिए, मेडिकल फेटर्निटी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जो लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से आपको सीट्स नहीं मिलनी, कहीं नहीं मिलनी चाहिए मेरी, अगर आप पीजी इंडिया यूजी में सब में। इसके अलावा मैं आपको इन, दो फैक्टर्स और देता हूं, अगर आप हाँ डिसएडवांटेज सिचुएशन से आते हैं, जैसे आपके माँ बाप जेल में हैं, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पहले था, तो वहां तो हम लोग प्रोविजन था, अगर आपके माँ बाप जेल में है, आपको डिसएडवांटेज है, तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर आप पॉवर्टी से आते हैं, हम आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर आपके पेरेंट्स को एचआईवी है, ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई टर्मिनल सिकनेस है, तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने एक ऐसी लेटर लिखी है, एक ऐसे लिखना पड़ता है, मैं आपको क्यों दूंगा, और वो बहुत ही कन्विंसिंग है कि आपके अंदर पैशन है, आप, यू मे नॉट बी अ बेस्ट एग्जाम टेकर, हो सकता है आपका एमकेट स्कोर 500 हो, 490 हो, आपका जीपीए 3.5 हो, लेकिन आपके अंदर वो रिजिलियंस है, आपने कोशिश करते रहे, आपने गिव अप नहीं किया। हम उस चीजों से बहुत इंप्रेस होते हैं, और वो होना भी चाहिए, लेकिन इस सब की स्पेस ही नहीं है भारत में, सिर्फ मेरिट कट आउट, तो उससे तो स्ट्रेस क्रिएट होगा बच्चे के अंदर। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे एग्जाम टेकर नहीं है, यू डोंट हैव अ राइट टू बी अ डॉक्टर इन इंडिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, पॉलिसी मेकर्स की, जो मेडिकल एजुकेशन की इंडिया में पॉलिसी बना रहा है, या जो एजुकेशन की पॉलिसी बना रहा है, हेल्थ केयर की बना रहा है, तो ये तो मुझे लगता है देयर इज अ सिस्टमिक फ्लॉ, ये और चला आ रहा है, किसी ने अपने ब्रेन सेल्स यूज नहीं किए आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए, इसको डिसरप्ट करने के लिए, आज तक जब से भारत आजाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो नेता हैं, ना उनको इंटरेस्ट है, ना उनके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि इस सिस्टम को कैसे रॉक करे, ना उस पर ये रिसर्च की। डॉक्टर धीरज, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि भारत जहाँ पे शिक्षा का इतना इंपॉर्टेंस था, वहां का एग्जाम सिस्टम और वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी हालत में है। आप सोचिए, यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम होता है, रट्टा मार के आप उसको पास कर सकते हैं, तो वो तो अगर आप एआई कर बहुत लेगा आपसे मेहनत नहीं है बेटर। तो आप पास कर सकते हैं उसको। आप रट्टा मारते रहिए, मारते रहिए, मात्र एक आध बार क्लिक कर देगा तो आप बन जाओगे। जो आपने बताया ना कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं कि आपकी साइंस की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, करेक्ट। आपके अंदर काम करने का बहुत जज्बा नहीं है, आप करेक्ट। बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, आपके अंदर एंजाइटी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते। वैसे यूपीएससी के लिए तमाम चीज, तो खैर ये तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि एग्जाम सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ का क्यों गड़बड़ है, अमेरिका क्यों गड़बड़ है और कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन अब है असली सवाल कि ठीक है, चलो भाई, किसी तरीके से नीट ले आए, जान लगा दी, नीट या एमकैट हमने पास कर लिया, उसके बाद भी नौकरी है क्या? देखिए पढ़ाई तो कर ली एमबीबीएस की, बट ये सब डॉक्टरी बन के क्या करेंगे आप बताइए? जो ये हम लोग बार बार चर्चा करते थे, पूरी सीरीज हमने इस पे कर रखी है कि दोस्तों, नौकरी है क्या? एआई ने जो आपको एक नए दुनिया में पहुंचा दिया है, उस पर हम बात करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्विकली रिकैपिंग अबाउट यूएस सिस्टम, कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की फीस $0 नहीं होती, 40,000, 45,000, $60,000 डिपेंडिंग पर ईयर। एक्सपेंसेस तो तकरीबन आपका $1 लाख पर साल का जाएगा, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक आपको आराम से लोन देगा, विद इन लोन फ्यू देगा। ईयर्स यू विल पे द लोन बैक, सो दैट इज नॉट अ इश्यू एट ऑल, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
और दूसरी बात, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो मच बेटर, बहुत सारी और फैसिलिटीज हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स को एडवांटेज भी देती हैं। और बड़ा यहाँ का जो सिस्टम है एजुकेशन का, यूएस मेडिकल स्कूल्स की बात बताऊं तो वो प्रॉब्लम बेस्ड है। मतलब ऐसे नहीं है, आपको जो आपने मेरे से बात बोली ना, वो मैंने नोट किया है, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में रिवॉर्ड किया जाता है कि आप एक फैक्ट को क्रैम करके विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ कितनी जल्दी उसे रिगर्जिटेट करके वॉमिट कर देंगे, बेशक परसों भूल जाइए। हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम में है, हम ऐसा पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को कि रात को भी मैं उठाऊंगा तो आपको कंसेप्ट समझा दे, नींद से उठ के भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग ये दो सेपरेट चीजें हैं। और एआई से बेटर तो कोई रट्टा लगा नहीं सकता। तो आपका जो स्किल सेट है वो तो यूजलेस है। ये जो मैंने आपको चार जो आपने एम्पैथी, कंपैशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसी के लिए आज 100 मिलियन डॉलर के पैकेजेस एआई साइंटिस्ट को मिल रहे हैं ताकि एआई इसको डेवलप कर दे। एआई यही चीजें लैक कर रहा है। तो अगर आप एआई से compete करना चाह रहे हैं हेल्थ केयर में विद टूल कि आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं और रिगर्जिटेट कर लें, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता इसमें आना चाहिए। क्योंकि अगले कुछ साल, मैं तो एआई हेल्थ केयर इंटरफेस पे काम करता हूं, दैट्स एन एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपने इनडायरेक्टली मुझसे बात भी पूछी, वो ये है कि प्लेन एमबीबीएस की जॉब्स विल बी अंडर बिग स्क्रूटनी। ये यूएस में भी हो रहा है। मैं प्लेन एमडी की बात कर रहा हूँ। यूएस के अंदर जो एमडी, रेजिडेंसी एमडी कर चुके लोग हैं, उनकी जॉब्स पे भी बहुत बड़ा खतरा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, रेडियोलॉजिस्ट की जॉब पे बहुत बड़ा खतरा है। हम इस पे एक सेपरेट, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, वी विल डू अ शो स्पेसिफिकली, जिनको इंटरेस्ट हो इसके ऊपर, कि हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या एक्यूट चेंजेस आ रहे हैं और जो लोग अपना प्रोफेशन इस फील्ड में चाहते हैं वो कहाँ पिविट कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में एक बात, और दूसरी बात, भारत के अंदर जो यूजी का कंपटीशन है नीट का, अगर आप सीरियस कंपटीशन में घुसना चाहते हैं तो पीजी का कंपटीशन है। वहां तो दुनिया ही अलग है। आप डॉक्टर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं और डोनेशन 2.5-3-4 पता नहीं कितने करोड़ों, रेडियोलॉजी अलग अलग फील्ड्स की बहुत डोनेशन है। तो वहां, और आपने एमबीबीएस किया, आपने पेशेंट देखने शुरू किए, जब तक आपके पास पीजी एमडी नहीं होगी, यू कैन नॉट गेट अ सीरियस जॉब इन अ सीरियस हॉस्पिटल। एक बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छा पैकेज लेने के लिए आपको मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो अगर आपको दिख रहा है कि आप नीट के एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट एंड डेफिनेटली वेरी वेरी गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है 3 साल हो गए और नीट आपका क्लियर नहीं हो रहा, यू मे वांट टू रीथिंक कि वर्ल्ड में और क्या क्या चीजें हैं जो खुल रही हैं, जो आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दे। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करते रहेंगे, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। नहीं, उसमें धीरज क्या हो रहा है कि जब मुझे पता है कि मेमोराइजेशन पे ये एग्जाम क्रैक होता है, तो हम तो ट्राई करते रहेंगे ना। इसमें देखिए, गिव अप वहां पे होना चाहिए जहां पे नॉलेज की टेस्टिंग है। शायद मैं उस प्रोफेशन के लिए नहीं बना हूं, इसलिए मैं चेंज कर सकता हूं, मैं कुछ और करूंगा। लेकिन मुझे जब पता ही केवल मेमोराइज करके इसको क्रैक करना है, तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चलते रहते हैं। जिस दिन आप वो एग्जाम खत्म कर देंगे, नहीं साहब मेमोराइजेशन पे नहीं है, आप, मैं कह रहा हूं नीट का एग्जाम मान लीजिए 1 दिन में होता है ना, लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली कि आप उतने ही क्वेश्चन रखिए और उसका ड्यूरेशन आप 5 घंटे कर दीजिए। टेक 5 hours एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, तब देखें क्या होता है। बिल्कुल सही। तो तुक्का खत्म होना चाहिए ना, फिर तुक्का नहीं लगेगा, फिर आप बैठो, सोचो, डिराइव करो, उसको एनालाइज करो। एग्जैक्टली। और अगर आप प्रॉब्लम बेस, अगर आप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखें, नीट के कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, सम आर डिसेंट बट सम तो ऐसे हैं कि आपको मतलब बस मेमोरी रिगर्जिटेट हो रही है कि ये बोन कहाँ है, ये दिस नो। देखिए, पेशेंट आपसे आके ये नहीं पूछता कि ये बोन किससे अटैच्ड है, ऐसे नहीं होते दुनिया में। ये होगा कि ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ, ये बोन टूट गई, दूसरी कौन सी, मतलब क्लिनिकल सिनेरियो, और वो भी एक प्रॉपर क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इवेंचुअली ये नीट सिस्टम, आई थिंक, आई रियली होप एंड प्रे, पहली बात तो मुझे नहीं दिखता कि किसी मिनिस्टर की रेजिग्नेशन ही ये सिस्टम चेंज हो। मुझे लगता है फोकस सॉल्यूशंस पे होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये ब्यूरोक्रेट्स और एजुकेशन के जो हेड होते हैं, उनको आई थिंक दे नीड टू सिट डाउन टुगेदर एंड फिगर आउट एनफ इज एनफ। बच्चे, एंड यू नो व्हाट, अगर एग्जाम लीक ना भी हो, आप किस टाइप के डॉक्टर्स बना रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोड्यूस? यही पे क्वेश्चन में लेके आऊं, जो कि हम लोग, ये मैं समझना चाह रहा था कि हम जब सोल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं,
तो हमें एग्जाम सिस्टम को ठीक करने में सॉल्यूशन ढूंढना है या एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में सॉल्यूशन जी ढूंढना है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। एजुकेशन सिस्टम, पूरा प्रॉब्लम ही एजुकेशन सिस्टम से शुरुआत होता है और स्कूल से शुरू होता है। आप भारत के बच्चे को देख लीजिए, एक जोक मैं मीम देख रहा था कि भारत के जो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, अगर कुछ ना हो तो बॉडी वेट लिफ्टिंग या कुली का उनको जॉब मिल जाएगा, बिकॉज़ स्कूल बैग्स आर सो हेवी। इट वाज़ अ फनी जोक, आई डिडंट फाइंड इट फनी एज़ एन एजुकेशनिस्ट। मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर। कितने बच्चों को स्कलियोसिस, कितने बच्चों को मतलब योर स्पाइन इज ग्रोइंग एट दैट एज। मतलब जोक्स अपार्ट, एक बच्चा, एक पतला सा बच्चा इतना भारी बैग लेके घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? व्हाट इज द रीजन ही हैज टू ब्रिंग ऑल दोस बुक्स होम? यूएस में ऐसा नहीं होता। आप स्कूल में बैग छोड़कर आते हैं, आप अपना लैपटॉप लेके आते हैं एक और दिन। आप कितना ओवरवेलम करेंगे बच्चों को, और ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप याद करवा रहे हैं जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है क्लिनिकल वर्ल्ड में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? लाइक आप प्रैक्टिकल चीजों के बात कराइए। भारत के स्कूल के अंदर आप ये मंदिर किस राजा ने कब बनाया, इसका क्या लेना देना है? ये तो एआई, मतलब आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें फैक्ट्स की मेमोराइजेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरी सिंगल किड। यू हैव टू मेक देम थिंक लॉजिकली। एजुकेशन सिस्टम रिमूव इज अ मस्ट, और एजुकेशन सिस्टम फिक्स होगा तो एग्जामिनेशन सिस्टम से बर्डन हटेगा। And I think career counseling should be a mandatory task, a topic, maybe once a month, done by people who know what they're talking in every school, starting 5th grade. लोगों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, माइक्रो इंटर्नशिप। आप सोचकर देखिए, आप वकील बनना चाहते हैं, आपके घर में दूर दूर तक कोई वकील नहीं है, आपको ये डिसीजन 10वीं में लेना है। आप 15-16 साल के बच्चे हैं, आपको साइंस लेना है या कॉमर्स, हाउ कैन यू डिसाइड इट विदाउट एनी एक्सपोजर? ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको इस सिचुएशन के थ्रू गुजरना पड़ता है और बाद में भी उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। और गांवों में तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इश्यूज होते होंगे, शहरों में ये इश्यूज हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव एजुकेशन रिफॉर्म का समय आ चुका है। बहुत एक्चुअली लेट है, 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। अब आ जाए वही बड़ी बात है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी ऑनलाइन एज इन इंट्रानेट सिस्टम। और ये बच्चे को क्रैम करके साल में एक बार ही एग्जाम देना, इतना प्रेशर, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, किसी के घर में मृत्यु हो गई, कोई माता जी बीमार है, तो एक साल वेस्ट होगा उसका। तो they should give them few opportunities across the time, like 30 times, at least 15 times in the year from few months, so that मैं अभी आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ धीरज। मैंने भी एक एग्जाम दिया, ये मैंने अपने कहा शो में भी बोला है। मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक टेस्ट होता है एडवोकेट बनने के लिए, वो एग्जाम दिया मैंने, और वो मैंने क्लियर कर लिया मैंने, ठीक है। तो मेरा उसमें असेसमेंट ये था कि उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन आपको उसमें जितने भी तरीके के बेयर एक्ट होते हैं, जितने भी देश में कानून है, सब पढ़ के जाना है, कुछ भी पूछ सकते हो, फाइन। अब आपने 100 क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन है, एक सही होगा इसमें से। कुछ उसमें एनालिटिकल है, कुछ रिमेंबर करने के लिए, कुछ ये वो सब किया है मुझे। और उसमें आप अपने बेयर एक्ट साथ में रख सकते हैं, मतलब बुक आप साथ में रख के ढूंढ सकते हैं बेयर एक्ट। अगर आप प्रॉपरली बेयर एक्ट से ढूंढ के करेंगे तो आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके 70% गलत ही हो जाए, तो आप पास नहीं कर पाएंगे। मैं उस पूरे एग्जाम सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि अगर आप मेरे स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा लॉयर हूं, तो आप 100 क्वेश्चन मत दीजिए, आप 20 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन दीजिए पूरे बार से। मतलब जो 36 प्रकार के बेयर एक्ट है, सबसे मिलाकर के आप 20 से 30 क्वेश्चन बनाइए। एंड जितना टफ हो सकता है, जितना एनालिटिकल आप बना सकते हो, कि एक सेंटेंस पूरा, एक पूरा पैराग्राफ लिखिए, फिर उसमें से एनालाइज करिए, डिराइव करिए, केस हिस्ट्री समझिए। 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए और 4 घंटे दीजिए लड़के को। यू हैव टू आंसर दीज ओनली 12 to 20 क्वेश्चंस इन 4 hours। करेक्ट। आपकी नानी याद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते, तब समझ में आएगा कि ये लड़का कितना सोच सकता है, कितना अच्छा एनालाइज कर सकता है, कितना अच्छा केस लड़ सकता है। करेक्ट। तो एग्जाम सिस्टम वो होना चाहिए। अदरवाइज तो सट्टा मारो और लगाओ, हो सकता है तुक्का लग जाए, एक बार नहीं लगा, दूसरी बार लगे, दूसरी नहीं, तीसरी कभी ना कभी तो लग ही जाएगा। 50% चांस होती है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं लाइक आई यूज्ड टू रन अ मेड स्कूल इन कैरिबियन, और मुझे रियलाइज होता था, तब तो मेरा फुल टाइम ही जॉब टीचिंग था, कि हर बारी जब मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो मुझे खुद लर्न होता था कि मुझे क्या नहीं आ रहा। तो इट्स लाइक अ ड्रायर, वॉशिंग मशीन, लाइक यू कीप गोइंग। सो इवेंचुअली व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग कि कई लोग, कई सिस्टम्स बच्चों को पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते, और वो उनको फैक्ट्स देते हैं, ये मेमोराइज करो, क्योंकि इट इज लेस बर्डन ऑन द टीचर ऑल्सो।
आप एक आदमी को 25 पॉइंट की कुंजी पकड़ा दीजिए, उसे बोलिए याद कराइए, इसी पे तेरा एग्जाम है, तो मेरी तो लाइफ हो गई आसान। अब अगर मैं कनेक्टिंग द डॉट शुरू करूंगा, तो जो मेरा आधा घंटे का टीचिंग है वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वी एज एजुकेशनिस्ट ऑल्सो नीड टू लुक इन इंट्रोजेक्ट, कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपने प्रोफेशन के साथ, अपने समाज के साथ। ये जो बच्चे हैं, हमारी ड्यूटी है एज एन एजुकेशनिस्ट कि जब तक एक आखिरी बच्चे को कंसेप्ट समझ ना आए, वी शुड नॉट गिव अप। प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने ये खुद देखा है, कंसेप्ट समझ नहीं आता, बच्चे को रट्टा कराया जाता है, फिर उस कंसेप्ट के बेस के ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है, आपको यही नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा रट्टा, फिर तीसरा रट्टा, उसके बाद उसका दिमाग, देन ऑल दिस लीक, एग्जाम, चीटिंग, दिस एवरीथिंग स्टार्ट्स। और जब वो पेशेंट सामने आएगा तो फिर आप क्या करोगे? फोन देखोगे, कुछ किसी को फोन करोगे, ऐसा होता है। आप हंस रहे हैं, आप हंसेंगे, मैंने देखा है ऐसा होता है लोगों के साथ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि एमडी कर चुके हैं भारत से, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपको लगता है ये मेडिकल कॉलेज कहां पढ़ लिया। एमडी की बात कर रहा हूं, एमबीबीएस छोड़ दीजिए। तो ये क्यों होता है? इसीलिए कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। पास कर, एग्जाम पास किया, मैंने मेडिसिन पास किया, सर्जरी किया, ओबी किया, कैसे किया वो उनकी सरदर्दी, एग्जाम पास कर लिया ना, दैट्स इट। अब उसका ज्ञान जो एग्जाम आपको, एग्जाम इज योर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, इट इज ट्राइंग टू पिक द पॉइंट्स कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट आना, समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। आप अपने आप को चीट कर रहे हो अगर एग्जाम को हैक कर रहे हो, यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ, बिकॉज इट्स तो हमारे यहाँ तो भाई देखिए, ये बुराई लोगों को लगेगी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पोल खोल रहा हूँ। वो हैक करना ही सिखाते हैं, हाउ तो टू यही तो क्रैक द एग्जाम। करेक्ट, द एग्जाम इज नॉट सपोज टू बी क्रैक्ड, इट्स ये तो जैसे आप किसी किसी सेफ को तोड़ना चाह रहे हैं, किसी बैंक लॉकर को तोड़ना चाह रहे हैं, ये तो चोरी है। एग्जाम कैसे पढ़ें, एग्जाम को कैसे कैसे वो ढूंढे, ये सिखाया जाता है हमारे यहाँ। बज़वर्ड सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कैसे कम से कम समय में एग्जाम को, कैसे कम से कम समय में एग्जाम की तैयारी करके पास हो जाए, इससे क्या, इसके हाउ विल यू, आप मुझे बताइए, हाउ विल यू मेक अ गुड फिजिशियन? आप एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनाएंगे? बज़वर्ड से। तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं समाज में? एक अच्छा एग्जाम टेकर या एक अच्छा डॉक्टर? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, जब एक पेशेंट आपके सामने आता है तो वो सवाल पूछ के 4 चॉइस नहीं देता आपको, और वो चॉइसेस कभी क्लियर नहीं होती, ग्रे जोन्स होते हैं बहुत। तो जब तक आपको इन डेप्थ चीजें समझ नहीं आएंगी, आपके हाथ से कुछ ना कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। भारत में आप लकी हैं डॉक्टर्स, वहां पे लॉ सूट्स नहीं है। अमेरिका में इतने बड़े बड़े लॉ सूट्स हैं, आप जेल जा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बंद हो सकती है, बहुत सीरियस काम है। तो नो शॉर्टकट्स। यही चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि एआई, मैं बार बार अलर्ट करता हूं लोगों को कि एआई के जमाने में जो मंडेन जॉब कर रहे हैं, जो रट के कर रहे हैं, जो डेटा जॉब कर रहे हैं, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो आप रट्टा मत मारो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद जितना बेहतर कर सकते हो। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, मैंने जो नोट किया है, बच्चों को पता है कि समझना इज बेटर, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो लेयर 1, 2 और 3 में जो कंसेप्ट थे, एक तो या तो वो स्किप हो गए, दूसरा पीपल आर डेवलपिंग लेजीनेस, वो हार्डवर्क नहीं करना चाह रहे हैं कि इस कंसेप्ट को समझने में 2 घंटे लगाऊं वर्सेस एक लाइन मेमोराइज कर लूं, वो देखा जाएगा बाद में। तो क्योंकि एग्जाम वैसा है। नहीं, मैं धीरज, आप ऊपर से आइए। अगर आप एग्जाम पैटर्न चेंज कर दें तो लड़के को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम क्रैक करने का तरीका मेमोराइजेशन है, रट्टा मारो एग्जाम क्रैक करो। अगर आप वो तरीका बदल लें तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप इन डेप्थ पढ़ाई करें तो आप मोस्टली तकरीबन सारे एग्जाम्स पास कर सकते हैं, ये बात सही है। हो सकता है रिगर्जिटेट आप उतना ना कर पाए, लेकिन पास आप जरूर कर लेंगे। तो अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज अच्छी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, और देखिए कोई भी, हम लोग तो कोई रोबोट तो है नहीं कि कभी भी उठाया कुछ भी याद है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फंडामेंट एग्जाम्स अगर आपको मेडिसिन के पता है तो मोस्टली हर वर्ल्ड का आप एग्जाम क्रैक करना इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, यू राइटली पॉइंटेड आउट। एग्जाम इज नॉट अ एनिमी ऑफ योर्स कि इसे क्रैक कर दें, इसे मार दें, इसे ओवररन कर दें, ये सब सिस्टम बहुत गलत वर्ड है। उसको आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जाम के साथ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय लॉन्ग लॉन्ग अगो एग्जाम वाज देयर एंड आई डिडंट प्रिपेयर वेल बट आई स्टडीड इट। तो जब मैं एग्जाम में गया तो आई वाज एंजॉयिंग द क्वेश्चन, कि मुझे पता है ये ट्रिक क्वेश्चन है और ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है।
आई वॉज एंजॉइंग इट एंड डूइंग इट। वो थोड़ा बाद में मुझे अपने आप को स्पीड करना पड़ा, बिकॉज इंजॉयमेंट में टाइम कहीं से दिमाग से निकल गया। लेकिन एग्जैक्टली। पॉइंट ये है कि यू शुड एंजॉय एजुकेशन। एजुकेशन अगर टॉर्चर बन रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग इन द सिस्टम, और यू पिक द रॉन्ग प्रोफेशन, आइदर ऑफ दोस टू। परफेक्ट। तो धीरज आज यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने ये डिराइव किया कि हमें एग्जाम का तरीका ठीक नहीं करना है, हमें एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है। क्योंकि एग्जाम तो एक उसका जिसको क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन है कि आप कैसे स्टूडेंट को बना रहे हैं, और जो अभी पूरे देश में चल रहा है उससे आगे जाके सरकारों को और लोगों को, स्कूल्स को, टीचर्स को, एकेडमिया को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ समय बाद ये सिर्फ हो सकता है कि कुछ लोग नए पावर में आ जाएं, कुछ नए लोग बन जाएं, लेकिन चीजें बदलेंगी नहीं। तो इसलिए अगर ये मौका है तो एजुकेशन सिस्टम को बदलने पर कोशिश होनी चाहिए, जो कि मुझे इस समय मुझे नहीं आपकी बात रहा। बिल्कुल सही लग रही है, पर मैं एक बात बोलूंगा कि आई थिंक यू आर वेरी राइट। जिस दिशा में आप और मैं पिछले 2 साल से एआई के ऊपर जब बात करके डिसरप्शन जो आ रहा है उस पे बात करते हैं, हाउ एजुकेशन हेल्थ सिस्टम में डिसरप्शन आना चाहिए, क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता उस पे मैसिव ध्यान, इवन यूएस में थोड़ा बहुत है, इंडिया में नहीं है, और भी बहुत देशों में नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसको इस एग्जाम लीक या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ मिला देंगे, तो आई थिंक इट विल कॉज अ लॉट ऑफ रैकस बिफोर वो चीज हिट करे लोगों के ऊपर कि यार जॉब्स ही नहीं रहेगी, एमबीबीएस के बाद कर क्या रहे हैं हम लोग। वो अभी कुछ साल पीछे है, और भारत में तो खैर मैन पावर थोड़ी सस्ती है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो यू हैव सम लैग टाइम। तो तब तक अगर आप उसे फिक्स कर लें और इन चैलेंजेस को डील करें, तो मुझे लगता है भारत के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत केयर, बहुत ऑनरेबल डॉक्टर्स होते हैं दुनिया भर में। यहाँ पे 25% सारे भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड भर में लोगों को बहुत अप्रिसिएशन है मेडिकल डॉक्टर्स का भारत से आए हुए, और दे आर वेरी फोकस्ड टू टेक गुड केयर ऑफ द पेशेंट्स ग्लोबली। तो मैं तो जी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि स्टूडेंट्स, और अगेन मैं हर स्टूडेंट को अपील करता हूँ कि प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड। गवर्नमेंट्स अपना काम करेंगी, आप अपना काम करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन इन प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन आप एग्जाम सिस्टम को के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। यू आर अ स्टूडेंट, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई जो तोड़ना फोड़ना देखकर बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आप स्टूडेंट्स हैं, और किसी भी कानून को हाथ में लेना या प्रॉपर्टी, अपने ही देश की प्रॉपर्टी को खराब करना, किसी को गाली निकालना, दिस इज नॉट गुड एथिक्स। अगर ऐसे एथिक्स अमेरिकन सिस्टम में हम स्टूडेंट्स का देखें, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है बाय द वे। अगर आपके कोई वेंडलिज्म के वीडियोस दिख जाएं मेडिकल स्कूल कमेटी को, तो दिस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू टेक्निकली। भारत में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन यू नो, बिकॉज डॉक्टर भूलिए मत, सोसाइटी के पिरामिड का टॉप शिखर होता है, उसका कैरेक्टर देखकर सोसाइटी को आप असेस कर सकते हैं। यू आर ट्राइंग टू बी द प्राइम इन द सोसाइटी। व्हेन आई से प्राइम, आई डोंट मीन हाईएस्ट अर्निंग पर्सन। अर्निंग तो आप गैम्बलिंग से भी कर सकते हैं, शराब बेच के भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली पीसफुली एक्ट करना चाहिए। और प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए। आई विश देयर फैमिलीज जस्ट प्रे, स्टे स्ट्रॉन्ग, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर काम करेगी। लेकिन आप अपने कंसेप्ट्स को सही रखिए, और भी ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी इंटेंस, और एआई इज डिसरप्टिंग दिस हेल्थ केयर इंटरफेस बिग टाइम। हम वाजपेयी जी के साथ इस पे कुछ 1-2 और शोज करेंगे डेफिनेटली, कि नई पॉलिसी के अंदर, ग्लोबल के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको इंटरेस्ट है हेल्थ केयर रिलेटेड फोकस में, जिसमें बायोटेक है, बायो हैकिंग है, जीन मैनिपुलेशन है, स्पेस मेडिसिन है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल लिम्स है, बहुत सारी और चीजें हैं, ग्राफ्टिंग है। तो हम उस पर बात कर सकते हैं। इवन बायोटेक कंसल्टिंग है, एनालिस्ट जो होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वर्ल्ड में। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम अगर आप हेल्थ केयर में आना चाहते हैं। प्लीज स्टे पॉजिटिव। इट इज अ लॉन्ग लाइन, इसमें शॉर्टकट्स नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखने ही पड़ेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको क्विक रिजल्ट चाहिए, ज्यादा पढ़ना नहीं है, तो मे बी यू शुड लुक इनटू अदर ऑप्शंस। परफेक्ट। सो थैंक यू धीरज। हम लोग फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें,
लॉन्ग टर्म करें, एनालाइज करें और रट्टा मार के एग्जाम क्रैक करने की आदत को छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली